हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईबीएस पेडागोजी और साथ ही साथ ईबीएस के 15 क्वेश्चन को देखेंगे और 15 क्वेश्चन ईबीएस पेडागोजी के देखेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न आपके जो 30 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसके ये आए हुए प्रश्न हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है और बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है, ये पूछा गया है। ये आपकी डायरेक्शन से, दिशा निर्देश से यह आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा ही, तो ये आपको सॉल्व करके देख लेना है। उसने बोला है कि राधा अपने घर से, मान लो ये राधा का घर है, होम है ये, यहाँ से वह 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर इसको हमने चला दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से वह बाएं मुड़ेगी इस तरीके से और यहाँ से वह 5 किलोमीटर जाएगी, इधर पहुंच गई। अब उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ेगी और 2.5 किलोमीटर जाएगी, तो यहाँ से फिर यहाँ पे बाएं मुड़ेगी और 2.5 किलोमीटर जाएगी। तो अब इसके बराबर इसकी यहाँ पे वह विद्यालय पहुंच गई, तो इसके सामने इधर ये पड़ेगा। तो आपसे पूछा है कि घर से कितनी दूर किस दिशा में उसका विद्यालय है, या अभी जो राधा है वह अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में। तो ये घर है, घर से वह 5 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में है, यह पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर दूर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 में लिखा है घर से 5 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में वह अभी है, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका नेशनल पार्क से या फिर राष्ट्रीय उद्यान से 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ये एनसीईआरटी की पुस्तक जो है, बुक्स हैं, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो ये आगे भी रिपीट होने की संभावना इनकी होती है। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। और आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक में कौन सा, तो कर्नाटक में 3 है, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और एक अंसी नेशनल पार्क भी कर्नाटक में देखने को मिलता है। केरल की बात करें तो केरल में कौन सा मिलता है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलता है, जिसका नाम अभी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पतला सा पर छोटा सा, एक एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें ये छोटी सी कविता लिखी है, पहेली दी है, उसका आंसर आपको बताना है। तो ये आपके एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है। मैं पतला सा छोटा सा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गर्म घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे मैं भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो मैं कौन हूँ। तो इस तरीके से ये आपको प्रश्न पूछा गया है। छोटी सी कक्षा की पहेली है, तो ये बिल्कुल सरल आप समझ पाए होंगे। छोटा दाना क्या होता है, आपका जीरे का होता है, जो आपके गर्म तेल में तला जाता है और जिसमें खुशबू उसकी फैलती है। दही में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जीरा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी का मुख्य घटक एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन, इसमें से कौन सा सीएनजी का मुख्य घटक होगा। सबसे पहले तो सीएनजी का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा सीएनजी का फुल फॉर्म, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और साथ ही साथ इसका जो आंसर होगा, जो मुख्य घटक होता है वह होता है इसका मीथेन। मीथेन इसका मुख्य घटक होगा सीएनजी का। आपसे पूछा जाए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है और एलपीजी के घटक होते हैं क्या,
तो एलपीजी के घटक होते हैं आपके प्रोपेन और ब्यूटेन, ये एलपीजी के होते हैं। आपसे यहाँ पे सीएनजी का पूछा है तो ये जो है मीथेन इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक आपको टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये आपसे एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा ही जाता है। तो कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से है और 12:30 चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी, निकटतम बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें 29 सितंबर को वह ट्रेन चली कितने बजे, 12:30 पर, है ना। तो 29 सितंबर के कितना टाइम और चली होगी, मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे 30 मिनट चल चुकी है। तो यहाँ पे जो 29 सितंबर के 11 घंटे 30 मिनट और चली होगी। उसके बाद 30 सितंबर को वह कितने घंटे चली होगी, पूरे 24 घंटे चली होगी। फिर 1 अक्टूबर को वह पहुंचती है तो 1 अक्टूबर को कितने घंटे चली, 7 बजे पहुंच जाती है तो कितने घंटे, 7 घंटे वह चली वहां से। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 30 आ गया और ये 7 और 4 11 और 1 12 और 1 2 3 और 1 4 42 घंटे 30 मिनट की यात्रा उसने पूरी तय की। और ये जो है टोटल जो दूरी तय की कितनी, 2296 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो इसको भाग देना है आपको 42.5 से, क्योंकि 30 मिनट आधे घंटे के बराबर होता है। तो 42.5 से जब इसको भाग देंगे हम तो इसका आंसर फ्रेंड्स आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है यह आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से, दिशा से, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो ये आपको 1 से 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि पूछे ही जाएंगे यहाँ से। तो X और Y, X आपका घर है और विद्यालय आपका Y है और X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप A पर जाते हैं। तो मान लो यहाँ पर आपका ये घर है X पर, ठीक है, और यहाँ से आपको Y पर पहुंचना है। तो सीधी रास्ता नहीं है तो आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 60 मीटर पर है। तो X के ठीक उत्तर में यहाँ पे 60 मीटर पर यहाँ पे हमने बना लिया A। फिर क्या होता है, उत्तर में 60 मीटर दूरी पर है। फिर B पर जाते हैं जो A के ठीक पूर्व में 25 मीटर। तो A के ठीक पूर्व में 25 मीटर दूर पर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, B। फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक 100 मीटर उत्तर, B के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पे और 100 मीटर जाएंगे इधर, मान लो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, उत्तर में। तो ये पहुंच गया यहाँ पे C, ये मान लो आपका C हो गया। अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर। तो यहाँ पे वह 25 मीटर इस साइड आएगा और यहाँ पे ये उसका विद्यालय आ गया बाय। तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या होगी। तो 25 मीटर आप इस साइड चले थे तो फिर यहाँ से भी इस साइड चल चुके हैं। तो ये आपकी जो घर की दिशा होगी ये होगी आपकी सीधी दक्षिण की ओर, ठीक दक्षिण में, एग्जैक्ट आपका साउथ में आपका जो है वह घर होगा विद्यालय के सापेक्ष। तो ये आपका आंसर होगा ठीक दक्षिण, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट रूप से देख सकता है।
तो एक आपने देखा था पिछली पिछली वीडियो में भी ऐसे एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जो चील है वह अधिक दूरी तक देख सकता है, और गिद्ध, ये दो प्राणी हैं, वह दूसरे जो है वह दूसरों की तुलना में 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है, तो अन्य पक्षियों की तुलना में। तो वह होगा चील और गिद्ध, ये दोनों हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। कौवा और उल्लू उतनी दूरी तक नहीं देख पाते हैं। कलचिड़ी और गरुड़ भी नहीं देख पाते हैं। बसंत गौरी और कौवा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो आप एनसीईआरटी जो ये ईबीएस है, इन्वायरमेंट स्टडी है, उसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले दो रोग के युगल को चुनिए। मलेरिया और डेंगू। तो मलेरिया और डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। मलेरिया और डेंगू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर के मानचित्र के नीचे दिए गए भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। तो आपने जब मानचित्र देखते हैं, कोई भी मैप देखते हैं, मान लो यहाँ पे कोई ऐसे मैप बना है इधर, और उसके बाद यहाँ पे एक पैमाना लिखा होता है, इस तरीके से स्केल बना होता है, उस पे लिखा होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। तो अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उस पे लिखा जाता है। तो ऐसे ही एक पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर कहीं दो स्थलों की बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 950, तो 19.2 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 19.2 गुणित 950 करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा फ्रेंड्स 18 किलोमीटर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर मिलेगा 18 किलोमीटर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी पर्यटक ने अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार वर्णन दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता, गुजरात में भी नहीं होता और झारखंड में भी नहीं होता। जो घरों की जो छतों हैं उनको कटीली झाड़ियों के द्वारा बनाया जाता है, तो ये होता है आपका राजस्थान में। यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो ये आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चार चिनार एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। तो यहाँ पे चार मीनार होता तो वह हैदराबाद आंसर होता। आपसे पूछा है चार चिनार, तो यह है फ्रेंड्स श्रीनगर में यह स्थित है। श्रीनगर में जो चार चिनार पर्यटक स्थल जो है स्थित है और ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ स्थल है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। स्लॉथ, कुत्ता, बाघ और घोड़ा। तो आपने ये सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जो बाघ है इसके सूंघने की और सुनने की जो संवेदनशील शक्ति है, संवेदन क्षमता है, शक्ति है, वह इतनी तेज होती है कि वह जो पत्ते के हिलने की और किसी के चलने की, भले ही बिल्कुल आवाज ना की जाए लेकिन वह सुन सकता है जो ध्वनि तरंगे हैं उनके द्वारा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा कि इसकी जो संवेदन शक्ति तीक्ष्ण होती है और पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
गेहूं मूसलाजड़, मक्का मूसलाजड़, गाजर मूसलाजड़ और बांस मूसलाजड़। तो गेहूं, मक्का, गाजर और बांस, इनमें से आपको बताना है कि किसकी जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं या फिर मूसला प्रकार की होती हैं। तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स गाजर। गाजर की जो जड़ें होती हैं वह मूसला जड़ होती हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, तो बिल्कुल सही है। राजस्थानी ओक वृक्ष की लंबाई 4 मीटर तक होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूम जल स्तर तक ना पहुंच जाए, तो बिल्कुल सही है। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसकी जड़ें जमीन के अंदर जो भूमिगत जल है वहां तक जा करके वहां से पानी की आपूर्ति करती हैं। नेक्स्ट, इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा दिया देने के बराबर होती है। तो ये जरूरी नहीं है, जहां तक उसका भौम जल या फिर भूमिगत जल है जहां वहां तक पहुंच जाए बस उतनी ही होती हैं। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं, तो ये भी सही है। तो जो स्टेटमेंट बी, सी और ई ये सही है। तो बी, सी और ई आपको ऑप्शन 3 में दिखेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शामिल क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप या पुदुचेरी? तो पुदुचेरी नहीं होगा, लक्षद्वीप नहीं होगा और गोवा नहीं होगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कश्मीर। कश्मीर के लोग इस तरीके का खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। तो अभी जो 15 क्वेश्चन हमने ईबीएस के डिस्कस किए हैं, अब हम ईबीएस पेडागोजी के डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, समस्या की स्थिति में बच्चों को समाधान प्रदान करने में या बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो जो उपाख्यान मूलक जो अभिलेख प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? सबसे पहले तो बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्रों में की पहचान करना कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, किस संबंधित क्षेत्र में है, उसकी पहचान करके उसके अनुसार बच्चों को क्या कराना, अधिगम करवाना, उनके लिए वैसी शिक्षण जो प्लान है या फिर जो आप लेसन प्लान बोलते हैं जिनको, उसके लिए तैयार करना। तो ये सही है। बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, तो ये गलत हो जाएगा। समस्याओं की स्थिति में बच्चों को समाधान प्रदान करना, तो ये गलत है। बच्चों को हम समाधान प्रदान नहीं करते हैं, केवल हम मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। बच्चे अपने समस्या का समाधान खुद ढूंढते हैं स्वतंत्र रूप से। बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, तो बिल्कुल सही है। बच्चे किस फील्ड में कमजोर हैं, किस फील्ड में उनकी जो क्षमताएं हैं या सशक्त हैं या फिर किस फील्ड में उनकी रुचियां हैं, इसको जानने में करते हैं। तो स्टेटमेंट ए और डी सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्टेटमेंट ए और डी। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपनी कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, एक मसाला जो नामक एक पाठ है उसको पढ़ाने से पूर्व क्या होता है, मसाला नामक जो पाठ है उसको पढ़ाने से पूर्व आस्था क्या करती है, अपने जो शिक्षार्थी हैं उनसे प्रश्न पूछती है। तो वह उनके द्वारा क्या जानना चाहती है? तो सबसे पहले तो वह जानना चाहती है कि विद्यार्थी
को मसाले के बारे में जानकारी क्या है पहले से, और दूसरी चीज उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार वह उनके ज्ञान में वृद्धि करेगी। तो क्या सबसे पहले तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, तो इसका उद्देश्य यहाँ नहीं है इस तरीके से। अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये अगर इस कौशल को जानना होता तो पाठ पढ़ाने से पूर्व वाला हमें यहाँ पे तथ्य नहीं दिया होता। विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। ए एंड मतलब ऑप्शन 1 और 4 यही आपकी आंसर शीट में दिए गए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है और मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार क्या हैं उसको भी वह पहचानना चाहती है। तो ऑप्शन 1 और 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, आकलन अधिगम के रूप में या अधिगम के दौरान आकलन। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन। तो इसका आंसर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल सभी संभव होगा जब शिक्षण अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें। तो जो आपका शिक्षण अधिगम है केवल तभी संभव हुआ जब आपने जो पाठ्य योजना बनाई है, जो लेसन प्लान बनाया है, केवल उसको पूरा कर देने से आपका प्रभावी शिक्षण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शिक्षण विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए करें, ऐसा नहीं है। शिक्षण केवल विद्यालय के आदेश का पालन करने के लिए नहीं कराया जाता। शिक्षण अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करें, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों के ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यों को समझने में सहायता मिले, इसके लिए जो है प्रभावी शिक्षण अधिगम जब ही संभव हो पाएगा जब शिक्षक ऐसे क्रियाकलाप आयोजित करें कक्षा में, या फिर कक्षा के बाहर भी मान सकते हैं, जिसमें बच्चे क्या है अपने बच्चे उसमें सहयोग करें और उसमें पार्टिसिपेट करके अपने ज्ञान का निर्माण करें और अपनी जो संप्रत्य हैं, जो अपनी अवधारणाएं हैं, उनको बनाने में, उनको समझने में उनको सहायता मिले। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कार्य द्वारा ईबीएस पढ़ाने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण हैं। नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, श्रेणी मापनी या फिर रेटिंग स्केल या मौखिक प्रश्न। तो ईबीएस पढ़ाने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों को आकलन करने के लिए जो सबसे उपयुक्त उपकरण होगा वह होगा श्रेणी मापनी या रेटिंग स्केल। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? बच्चों की रुचि, अभिरुचि जानना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी या केवल बाहर संचालित की जा सकती हैं। तो आप ऐसे कौन सी क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए किन कारकों पर आप क्या करेंगे? विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो होना चाहिए आप बच्चों की क्या जानेंगे? बच्चों की अभिरुचियों को जानेंगे। तो बिल्कुल सही है, बच्चों की रुचियों के बारे में आप जान करके, या रुचियां बच्चों की रुचियां किसी चीज को सीखने के लिए जगाना, ये आप अपने क्रियाकलाप बनाते समय इसका विचार करेंगे। प्रकृति में समावेशी, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ईबीएस
आप अपने बच्चों को जो वातावरण के साथ समावेशित करके उनको सिखाते हैं। और मूल्य प्रभावी, आप जो सिखा रहे हैं उनका मूल्य क्या है, या वह आपके लिए बच्चों के किस तरीके का विकास करते हैं, जो बच्चों के विकास करने के लिए प्रभावी मूल्य हैं उन पर खरा उतरता है कि नहीं, तो इन कारकों पर विचार करेंगे। केवल बाहर संचालित की जा सकती हैं तो ऐसा नहीं है, आप कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों जगह बच्चों को प्रभावी तरीके से सिखा सकते हैं। तो आप जिन कारकों पर विचार करेंगे वह ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट ए, बी और सी हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। तो विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना तो बिल्कुल सही है। इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर, न्यूनतम प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों को जानकारी मिलेगी कि वृक्ष रोपने से यहाँ पे वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करेंगे तो वृक्षों की संख्या बढ़ेगी। वृक्ष के संरक्षण के प्रति संवेदनशील वह होगा। दूसरा है वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, तो बिल्कुल ये भी अच्छा उपक्रम है, इसका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर उसको पता चलेगा कि पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को संरक्षित करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, अपनी जान तक को लगा देते हैं। फिर लकड़ी के गट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर जाना, तो यही प्रभावी नहीं होगा वन संरक्षण के लिए, क्योंकि यहाँ पे वृक्षों को काटने की बात करी जा रही है, ना कि वृक्षों के संरक्षण की। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। मतलब छात्र केंद्रित उपागम कौन से होंगे। पहला, निरंकुश शैली, मतलब बच्चों को एक तरीके से बांधना, तो यह छात्र केंद्रित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अनुज्ञात्मक शैली, जो शिक्षक ने आज्ञा दी उसका पालन करना, तो ये भी छात्र केंद्रित उपागम नहीं है। समाकलित उपागम, तो यह आपका छात्र केंद्रित उपागम हो सकता है। और प्रक्रिया अभिमुख उपागम, ये भी एक तरीके से छात्र केंद्रित उपागम है। तो ये जो सी और डी ये आपको ऑप्शन 3 में मिलेंगे, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, हमारे खालिस्तान व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। तो भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो हमारे जो भावात्मक व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग होता है। जो मूल्य है वह एक भाग है किसका, भावात्मक व्यवहार परक तंत्र का। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ईबीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है, यह कई विषयों को समाकलित करती है, तो बिल्कुल सही है। ईबीएस एक से अधिक विषयों को अपने अंदर समाहित रखती है। यह बाल केंद्रित है, तो बिल्कुल सही ये हो सकता है। और यह अनुभवजन्य है, तो ईबीएस अनुभवजन्य विषय है, क्योंकि इसमें बच्चों को जमीन पर या फिर क्षेत्र भ्रमण के जरिए या किसी चीज को पढ़ाने के लिए उनको वास्तव में उस जगह पर ले जाया जाता है, तो बच्चे खुद अनुभव करके अपनी चीजों को सीखते हैं। यह शिक्षण आधारित है, तो यह उत्तम व्याख्या नहीं करता, तो ये डी गलत होगा। मतलब स्टेटमेंट ए, बी और सी सही है, अर्थात ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों या विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। पर्यावरण की व्याख्या कौन करते हैं, तो उसको हमें बताना है। वनस्पति जात और प्राणी जात, ये आपका पर्यावरण से संबंधित एक चैप्टर हो जाएगा, वनस्पति से संबंधित होगा, तो ये तो आपकी पर्यावरण की व्याख्या करते हैं।
जैविक घटक और अजैविक घटक या जैविक कारक अजैविक कारक, ये भी आप पर्यावरण में पढ़ते हैं तो ये भी हो जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक घटक, ये भी आप पर्यावरण में देखते हैं। रचनात्मक और जिज्ञासु, ये आप पर्यावरण की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए बी सी जो है ऑप्शन बी में मिलेंगे। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ईबीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। किसके लिए करता है? पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना। तो ये गलत होगा, क्योंकि आप जो क्षेत्र भ्रमण है या फिर कक्षा से बाहर जाना, बाहर के वास्तविक जीवन का अनुभव कराना एक पाठ्यचर्या का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। तो इससे बाहर तो नहीं जाना। विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, तो ये है कोई भी चीज सिखाना है तो हमारा क्या एक धारणा होती है, अवधारणा होती है कि कोई भी चीज पाठ्य पुस्तकों से सिखाई जाती है। लेकिन जब आप वास्तविक जीवन के अनुभवों को कक्षा से जोड़ना चाहते हैं तो वह पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना सही होगा। क्षेत्र भ्रमण इसका उदाहरण होगा। विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना, तो ये भी इसका गलत होगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के अवसर देना, तो बिल्कुल ये उद्देश्य हो सकता है। विद्यार्थियों को अनुभव देना, तो ये अनुभव कैसे देगा? विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों में के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना, ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के अवसर देना। इस तरीके से जो पाठ हैं उनके बीच में या अंत में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, तो जिससे क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशन दी जाती है, तो बच्चा उनके आंसर समाज में खोजता है या फिर कहीं से खोजता है और उनको लिखने का प्रयास करता है, जो ईबीएस के लिए एक प्रभावी शिक्षण के रूप में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ईबीएस की प्रभावशाली युक्ति है? व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन और प्रदर्शन। तो व्याख्यान और प्रदर्शन ये तो कम प्रभावी होते हैं। प्रायोगिक और भूमिका निर्वहन ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे 2 और 3, क्योंकि प्रयोग के माध्यम से और भूमिका के निर्वहन से हम क्या करते हैं? ईबीएस को प्रभावशाली तरीके से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक विषय सीखने हेतु ईबीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है संप्रति उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम या क्रियाकलाप उपागम। तो नए विषय को सीखने हेतु ईबीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न शैलियों का उपयोग होता है वह है प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम में हम विभिन्न कौशलों का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आई होप जो हमने ईबीएस के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, सीडीपी, मैथ्स और हिंदी इनकी आपको पेडागोजी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उनको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।